मैंने कहा, अरे हरिया, तुम्हें लेबर डे मुबारक हो। हरिया ने मेरा अखबार समेटते हुए मुझसे पूछा कि साहब, हम लेबर डे क्यों मनाते हैं? मैंने कहा, ताकि हम लोगों को मजदूरों के अधिकारों के बारे में बता सकें, उसकी याद दहानी करा सकें। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब, क्या जिंदा लाशों के भी अधिकार होते हैं? हरिया के इन चुभते सवालों से मैं थोड़ा सकपका सा गया। मैंने कहा, जिंदा लाश? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ साहब, जिंदा लाश ही सही लफ्ज है, वरना पटरी पर लेटे वो 16 लोग तेजी से आती ट्रेन की धड़धड़ाहट से उठ क्यों नहीं पाए? क्योंकि लाशों को ऐसी नींद आती है कि ट्रेन की कंपन भी उन्हें उठा नहीं पाती है। और क्यों ये लोग 700 से 1100 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए राजी हो जा रहे हैं? क्योंकि लाशों को दर्द नहीं होता साहब। मैंने बात को बदलने के लिए अखबार में से एक नया आंकड़ा कोट किया। जानते हो हरिया, पिछले 7 हफ्तों में अमेरिका में 33 मिलियन रोजगार गए हैं। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, मिलियन क्या होता है साहब? मैंने कहा, 10 लाख। 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों की रोजियां गई। और उसने पूछा, हमारे भारत का क्या हाल है? मैं अब उसे सीएमआई का डेटा कैसे बताता कि जिसके अनुसार भारत में 12 करोड़ 20 लाख नौकरियां जा चुकी है। अभी मैं सोच ही रहा था तो हरिया ने कहा कि भूखे मरने से तो अच्छा पैदल चलना होता है ना साहब। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। हाँ साहब, 10 बाय 20 की खोली में जब 10 लोग रहते हैं तो कोई भूख से किसी को नींद नहीं आती, लेकिन जब वो पैदल चलते हैं तो इतनी थकान हो जाती है कि पटरी भी तकिया बनकर उन्हें सुला देती है। पेट में भूख और कंधे पर बच्चा, मौत भी शर्मिंदा होती है कि मजदूर अभी सफर में है। और मैं सोचने लगा कि हालात मैं इसे क्या बताऊं, क्योंकि हालात तो इससे ज्यादा खराब है। बहुत सारी गर्भवती मजदूर औरतें अपने 6 से 7 महीने के हमल के साथ पैदल चल रही हैं, और जब 5 किलोमीटर चलने के बाद किसी दीवार से रुककर खड़ी होती हैं तो उस पर उखड़े हुए पेंट से एक एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है कि भारत सरकार के मातृत्व सहयोग योजना का लाभ उठाइए, या फिर मजदूर तबके और गरीब तबके को झांसा देती हुई एक एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है कि शुक्राणु के कमी और कमजोर मरीज हकीम वैद्य से यहां मिले। तब तक हरिया मेरे लिए चाय लाने चला गया और मैं सोचने लगा कि अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की डेफिनेशन बदल गई है। कभी जमहूरियत की डेफिनेशन के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार। लेकिन आज इसका डेफिनेशन हमारे नए जमाने के नेताओं ने बदल दिया है। फॉर द 1%, ऑफ द 1%, बाय द 1%, 1% द्वारा, 1% के लिए, 1% की सरकार। और इसका सबूत भी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जब 1% बिल्डर लॉबी से दब गए तो उन्होंने तो श्रमिक ट्रेनों को ही कैंसिल कर दिया। पहले जो मतलब था अब वो मतलब नहीं रहा। या यूपी में इसका एक सबूत और मिलता है, जहां मंदी झेलते उद्योगों में जान फूकने के नाम पर सारे लेबर लॉ एक साथ ही खत्म कर दिए गए। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कर्मठ योगी है, जिसने संसार त्यागने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। गांधी जी इस देश को बंधुआ मजदूरों से आजाद कर गए थे, लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्रियों ने एक एक करके, और खासकर एक एक करके लेबर लॉस को खत्म किए हैं, शायद बापू की 150वीं जयंती पर ये उन्हें एक उपहार देना चाहते हैं। इस देश के मजदूरों को वो दोबारा बंधुआ बनाना चाहते हैं। आप ये क्या खा रहे हैं? पत्ता क्यों खा रहे हैं? पत्ते क्यों खा रहे हैं?
ये पत्ते क्यों खा रहे हैं? पत्ता क्यों खा रहे हैं? खाना ला रही हूँ। आपके लिए मैं खाना ला रही हूँ 10 मिनट में। यहीं बैठे रहिए। खा रहे थे आप अभी नीचे से उठा के। वो मत खाइए, मैं ला रही हूँ खाना आपके लिए। यहीं बैठे। अच्छा है खाना? भूख लगी थी? अभी 1921 में ही हमारे दिलों की ठंडक भगत सिंह ने कहा था कि इस देश की असली आर्मी फैक्ट्रीज और खेतों में है, बस वो अपनी हैसियत नहीं जानती। आज भगत होते तो देखते ये बिना हैसियत के लोग एक बस ढूंढ रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आपने कहा था बस वो अपनी हैसियत नहीं जानते, और यहाँ ये बिना हैसियत वाले एक बस ढूंढ रहे हैं अपने घर लौटने के लिए। भगत, देखिए अपनी आंखों से आपका भारत कहाँ पहुंचा है। या उस एमपी में चलकर देखिए जहां लेबर लॉ को ऐसा खत्म कर दिया सुरक्षा के नाम पर कि एक मिक्सर में छुप कर 16 लोग जा रहे थे। आज फोन में मिला वो फ्री डेटा जो हिंदू को कट्टर हिंदू और मुसलमान को घनघोर मुसलमान बनाता है, वो चप्पल के बार बार टूटते बेल्ट को नहीं बचा पा रहा है। वो फ्री डेटा एक स्लीपर के टूटते बेल्ट को ठीक नहीं कर पा रहा है। दिल में चल रहा तिलमिलाती धूप की चमक से बचने के लिए आंखों को मीचे मजदूर ऐसा चल रहा है कि उसकी आंखों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ही नहीं समा पा रहा है। और विश्व गुरु होने का एहसास एड़ी से घुटने तक आए हुए सूनेपन को दूर नहीं कर पा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब अगर डिग्निफाइड लाइफ है तो आकर देखिए, यहाँ ना लाइफ है ना डिग्निटी है, बस एक खुला हुआ नबदान है, और नबदान के उस पार एक मजदूर का मकान है। और सुनी सड़कों पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संसद में बोले हुए बोल गूंज रहे हैं कि माशियती आज़ादी यानी इकोनॉमिक आज़ादी के बिना सियासी आज़ादी किसी काम की नहीं। मुझे उस औरत का चेहरा याद आ गया जो पत्रकार अनुराग द्वारी से ब्रेड गीला करने के लिए थोड़ा पानी मांग रही थी, और क्योंकि उसकी बच्ची अभी तक उसके दूध के दांत भी नहीं आए थे, और मध्य प्रदेश के जिस रोड से वो गुजर रही थी और अपनी बच्ची को दूध पिलाने के बजाय ब्रेड घुटवा रही थी, वहां से महज 200 मीटर दूर लिखा था सांची दूध निगम। पहली बार किसी को दरिया के बाजू प्यास से मरते देखा है। अपने यूपी साइड के लहजे में हरिया मुझसे कहने लगा कि बहुत भारी विपदा है इस लॉकडाउन में, जबकि सब कुछ बंद था। पता नहीं कैसे उन ठेकेदारों को जमीन ने अपने अंदर समाहित कर दिया जिनसे मजदूरों को अपनी तनख्वाह लेनी थी। बिल्कुल जैसे सीता मैया अपनी पवित्रता के साथ जमीन के अंदर समा गई थी, ठीक उसी तरह ये अपवित्र जमींदार लॉकडाउन में जाने कैसे जमीन के अंदर समा गए हैं। काश कि प्रधानमंत्री किसी दिहाड़ी मजदूर या चाय वाले के बेटे होते तो पहले सबकी दिहाड़ी दिलवाते, फिर 3 दिनों तक श्रमिक ट्रेनें चलवाते और फिर लॉकडाउन लगवाते। वह जानते कि गांव से कमाने आए ये भीड़ शहरों में गटर के दोनों तरफ या रेलवे के एनक्रोचमेंट करी हुई जगह पर रहती है, जहां कभी सारे शहर का मलबा फेंका जाता था, उन मलबों में अब इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड रहता है। जब मजदूर अपनी पूरी ताकत से खाने का लुकमा उठाता है, तब उम्मीद भरी नजरों से उसका एक छोटा बच्चा उसके पास आकर खड़े हो जाता है, और फिर
और फिर मुन्ना भाई के लफ्जों में अपने जिस्म में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है और अपनी भूख खत्म और लुकमा मामू उस बच्चे के मुंह में चला जाता है। आज समझ में आया कि अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों में क्यों रखा और उसका दरवाजा पिता के कदमों में क्यों रखा। On the 700-kilometer route, this video of him went viral. Here's what he had to say. जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ आने का पैसे का। रुक जाओ ना भैया। भैया मुझे ज़्यादा टाइम। 1 मिनट बस। कहाँ रहते आप? कहाँ से आना हो रहा है आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो खाना योग्य नहीं था। कहाँ? रजे गाँव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? मुंह में क्यों रखा। और प्रधानमंत्री ने कभी गलती से मशरूम खा लिया था तो मीडिया चैनल्स ने उसके फायदों से लेकर उसकी कीमत तक बताने में न जाने कितने घंटे लगा दिए। पैर फट गए, हाथ थक गए, लू की हवाएं गमछे के अंदर बंधी बच्ची के शरीर को भेद रही हैं, लेकिन वो माँ है जो चलती जा रही है। सांची दूध संघ और अमूल आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट बैनर के नीचे कुछ दूर रुकने पर ठंड भी महसूस नहीं हो रही है और दूसरी तरफ 70% बढ़े हुए सेल्स टैक्स के साथ रम और विस्की धड़ाधड़ बिक रही है। ये उस बच्ची को क्या जवाब दोगे साहब, जो ठाणे से जौनपुर 1500 किलोमीटर माँ की गोद में चली थी और जब 1350 किलोमीटर पूरे हो गए तो उन्हें एक टैंकर ने पीछे से कुचल दिया। बहुत गुरूर था सड़क को अपना लंबा होने पर गरीब के हौसलों ने उन्हें पैदल ही नाप दिया उसे पैदल ही नाप दिया। When her water broke, other women who were walking along with her took her to a side and without any hospital or professional medical assistance covered her with a sari and helped her give birth. No doctor also meant that there was no way to ascertain the mother or the baby's health in that moment, and without even any food or water or adequate rest, the woman soon resumed her journey. This family then walked all the way to Madhya Pradesh's Sendwa. Walking along with them on the sun-baked roads was an 8-month pregnant wife of another labourer. On reaching Sendwa, they were noticed by the head of the police station on अजाब आएगा साहब अजाब, हरिया कहने लगा। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जिस मुंबई में दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग रहते हैं और जिनका पूरी दौलत कंबाइंड 33 लाख करोड़ है, ये 33 लाख करोड़ के मालिक जिनकी 100 मंजिला इमारतें इन मजदूरों ने बनाई थी, ये उन मजदूरों को रोटियां भी नहीं दे पाए। वैसे पहले ही इन्होंने फोर्ब्स मैगजीन की शोभा हमारे देश के लिए बढ़ाई हुई है और स्विस बैंक की भी सेवा कर रहे हैं, इसलिए रोटी मांगकर इन पर अतिरिक्त दबाव डालना ठीक नहीं है। तो मजदूरों को लगा कि दबाव डालने से अच्छा है हमें पैदल ही चल देना चाहिए, इसलिए वो निकल पड़े और उस कुरान की आयत का मतलब समझ में आया जिसमें अल्लाह ने कहा था कि ये आंखें नहीं है मगर दिल हैं जो उनमें। काश इन्हें भगवत गीता का वो श्लोक भी समझ में आ गया था जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था, तुम यहाँ क्या लेकर आए थे, तुम यहाँ से क्या लेकर जाओगे। इस साल यूपीएससी की परीक्षा स्थगित हो गई, वरना एक प्रश्न जरूर आता, पैरों और होठों में क्या समानता है। जवाब सिर्फ गरीब का बच्चा दे पाता कि अगर आप गरीब हैं तो पैर और होठ दोनों ही फटे हैं या दोनों पर ही छाले हैं, और उस आदमी का नाम इतिहास की किस किताब में लिखा जाए।
जो 300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब अपने घर सहारनपुर पहुंचा तो अपनी बीवी से पानी मांग कर उसे पिए बिना मर गया। औरतें वो तो अपनी भूख के बारे में किसी से कुछ बता भी नहीं सकती। उनके पेट की आग सिर्फ उनकी अतड़ियों को या उनके रब को पता है। आंखों में आंसू, हाथ में भरा हुआ फॉर्म है जिसकी स्याही यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आंसुओं से भीग कर धुल गई है और जबान पर सिर्फ एक जुमला है। 15 लाख वाला झूठा चुनावी जुमला नहीं है बल्कि सच्चा जुमला। वो कहती है, घर में बहुत परेशानी है, मैं क्या बताऊं, मैं क्या समझाऊं। मैंने तो रामायण नहीं पढ़ी, इसलिए मैं नहीं जानता कि जब सीता माँ को भूख लगी होगी पैदल चलते चलते तो उन्हें दिलासा देने के लिए श्री राम ने क्या कहा होगा। लेकिन मैंने हदीस पढ़ी है और मैं जानता हूँ कि जब 3 दिनों की भूख के बाद हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह से कहा था कि भूख बर्दाश्त नहीं होती तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, हमारे पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि घबराओ नहीं, भूखी अतड़ियाँ जन्नत का दरवाज़ा खटखटाती हैं। अगर आज पैगंबर मोहम्मद जिंदा होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस साल नए तरीके का हज होता। काबे के गोल चक्कर काटने के बजाय वह गोल रोटी जिसके चक्कर में दुनिया है उसे बांटने पर हज का सवाब मिलता। और ये सब मानवता के इतिहास की बेहतरीन हस्तियाँ अपने मानने वालों को मदीने से मुस्कुरा कर देख रही हैं कि इस बार की ईद कैसी मनाई जाएगी, नए कपड़ों में इतराकर या नाथ के सर पर हाथ रखकर। वैसे चारों धाम की यात्रा उस बेटे ने कर ली जो अपनी माँ को गोद में उठाकर 1000 किलोमीटर पैदल चल दिया था। और शायद इस वक्त वो CBSE में पढ़ाए जाने वाले श्रवण कुमार से अफजल है, क्योंकि उसकी माँ ने हर कदम पर उससे कहा होगा कि बेटा मुझे यहाँ छोड़ दे, लेकिन वो अपनी माँ को ढोता रहा। वैसे CBSE की बेहतरीन तालीम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा अपने देश के इस हाल से दुखी और नाराज़ है। वो अपनी माँ से बात भी नहीं कर रहा क्योंकि पिज़्ज़ा हट, मैकडोनाल्ड्स और बर्गर किंग बंद हैं और माँ उसकी पसंद का खाना नहीं बना रही। लेकिन इन सब के बीच में IT सेल वाले ओवर टाइम कर रहे हैं। IT सेल वाले आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भूख लगी थी तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ शबरी के झूठे बेर भी खा लिए थे। वो बेचारे तो इस बात में बिजी है कि भगवा झंडा या हरा झंडा, आप किस झंडे को देखकर किस ठेले से सब्जी लें। तड़प तो वो अमीर भी रहे हैं साहब, जिनका गूगल के मुताबिक 300 लाख करोड़ या 1500 बिलियन डॉलर का ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के बैंकों में छुपा हुआ है। वह भी बड़ी बेसब्री से लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब वो घूमने जाएंगे और ज़्यादा सोने से जो जिस्म में हरारत है उससे छुटकारा। और जब मजदूर थक कर कहीं रुकते हैं तो उनकी आंखें दूर दूर तक पहले पीने लायक पानी को ढूंढती है और जब पानी मिल जाए तो पहले अपने कंधे पर बैठे कलेजे के टुकड़े के होठों को तर करती है। वही वंदे भारत में सेवारत एयर इंडिया, उसमें अंदर आने पर अंदर घुसते ही फ्रेस्का या फ्रूटी की बोतलें मिलती हैं। या फिर शराब की वो दुकानों के बाहर देखिए जहां जालिम मिडिल क्लास की भीड़ एक अदद बोतल के लिए पुलिस से धक्का मुक्की कर रही है। मजदूरों के 12 से 13 साल के होशियार बच्चे जब चलते चलते शराब की दुकानों के बाहर ये लाइन देखते हैं तो वो बेसाख्ता अपने वालिद से पूछ बैठते हैं, क्या ये हमारे चाल की तरह ही लेटरिन की लाइन है? क्या ये लोग भी शौचालय के लिए खड़े हैं? हाँ बच्चों, मगर ये किसी और तरह का प्रसाधन है। वैसे पैदल चलने वालों से लेकर हवा में उड़ने वालों तक उन दोनों में कई बातें कॉमन हैं।
यानी जमीन पर रेंगने वालों से लेकर आसमानों की ऊंचाइयां छूने वालों तक में कुछ बातें कॉमन हैं। यहाँ अपने बच्चों को अपने ऊपर उठाकर अपने ऊपर लाद कर चल रहा बाप, उस पर कर्जा है, और वहाँ एयर इंडिया का विमान जो एनआरआईज को लाद कर ला रहा है उस पर भी कर्जा है। तो ये बाप जो साधन बना हुआ है उस पर भी कर्जा है, और वो एयर इंडिया जो साधन बना हुआ है उस पर भी कर्जा है। और ये वही एनआरआईज हैं जो पढ़े लिखे यहाँ पर, लेकिन पैसों की लालच में अपनी भारत माँ को छोड़कर मुस्लिम देशों में पैसा कमाने चले गए, और फिर ट्विटर पर मुस्लिम मजहब के खिलाफ ही जहरीले हैशटैग चलाने लगे। यानी ये थाली बजाने वालों की अलग नस्ल है जिसने दोनों ही थालियों में छेद किया हुआ है। वैसे साहब एक बात और कॉमन है, मजदूरों ने जिस भी ट्रक से लिफ्ट मांगी उसने एयर इंडिया इतना ही किराया चार्ज किया है। वहीं दूसरी ओर अफसरों और इंडस्ट्रियलिस्टों की पत्नियां भी इस लॉकडाउन के मौके को गंवाना नहीं चाहती। वह इन खाली सड़कों पर गाड़ी चलाना सीखना चाहती हैं। क्या पता ये सुनसान सड़कें फिर मिले ना मिले। जब से मायूस मजदूर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तब से इस इंडिया में साइकिलें भी ब्लैक हो रही हैं। तब से पूरा हिंदुस्तान मेक इन इंडिया में बनी इन साइकिलों को भी ब्लैक कर रहा है, और अमीरों के बच्चे वो अपनी महंगी कार के कांच पर पुलिस का स्टैंप किया हुआ पास शान से लटका कर घूम रहे हैं। वैसे ये है नया इंडिया साहब, राशन कम भाषण ज्यादा। वो पुलिस वाला जो रास्ता रोक करके प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गाड़ी को छोड़ रहा था, उसने नीलेश मिश्र के बूढ़े पिता को गाड़ी में नहीं देखा और गाड़ी रोककर इतना लंबा कानून समझाया कि नीलेश मिश्रा के पिता जिनकी तबीयत खराब थी वो गाड़ी में बैठे बैठे ही मर गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी पूछा था, साहब वो कानून वो कायदे किस काम के जो किसी गरीब की जान ही ले ले। हे ईश्वर, काश ऐसा होता कि श्रवण कुमार के ज़माने में जब वो अपने पिता को लेकर निकले थे तो वहाँ कोई पुलिस वाला होता तो श्राप उसे लगता और राजा दशरथ बच जाते। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश के मजदूर त्याग और तप कर रहा है, ठीक उसी वक्त इंदौर के मंगलिया बाईपास के पास एक बैल और एक आदमी मिलकर एक बैलगाड़ी को खींच रहे थे और उस बैलगाड़ी में एक महिला और एक बच्चा बैठा था। क्या इस आदमी ने बुलेट ट्रेन की तस्वीरें नहीं देखी होंगी? क्या इस आदमी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सनसनाहट को नहीं महसूस किया होगा? क्या इस आदमी ने IT सेल की वो काटी हुई क्लिप को नहीं देखा होगा जिस पे हमारे 56 इंच के सीने पर लिखा था कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी? कभी इनकी बस्तियों में जाकर देखिए, औसतन 100 लोगों पर एक शौचालय होता है, जहां कोरोना के असिम्प्टोमेटिक पेशेंट के जाने के बाद, शौच जाने के बाद बाकी जाने वालों का अमिताभ बच्चन के मुताबिक खतरा होता है। जैसे अमीर का बच्चा स्कूल के प्लेग्राउंड में लोहे की बनी रिंग से गुजरता है और उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, वैसे ही प्लेग्राउंड के नाम पर सीवेज के बड़े बड़े ना इस्तेमाल हुए पाइप्स पर भी गरीब का बच्चा ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लेबर लॉ इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि अगर कंपनियां इस घटती आमदनी के माहौल में कुछ बना भी लेंगी, इस लॉकडाउन में कुछ बना भी लेंगे, तो उसे खरीदेगा कौन? मिसाल के तौर पर कार कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है। जब घर और कारोबार में इंसान खूब तरक्की कर ले तब वो कार खरीदता है। आत्मविश्वास से भरा इंसान ही कार खरीदता है। लेकिन पिछले 2 सालों से जब से नौकरियां लड़खड़ा रही हैं, कंपनियां कारों को शोरूम में सड़ा रही हैं। जब से नौकरियां लड़खड़ा रही हैं, कंपनियां कारों को शोरूम में सड़ा रही है। और मेक इन इंडिया के इस दौर में अगर कहीं कुछ बिक रहा है तो वो सिर्फ अमेरिकन वेबसाइट अमेज़न पर। यह कैसी विडंबना है कि जब देश में पिछले 2 साल से मंदी ने डेरा लगा रखा है, ठीक उसी 2 साल में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस
इंडिया में कारोबार करने की वजह से अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। वैसे अमेज़न पर रोज़ 12 लाख दुकानों से ज़्यादा का माल बिकता है, पर एनआरसी एनपीआर का मज़ा ले रहे हैं कि दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं टिकता है। बनिए एनआरसी का स्वागत ऐसा करते कि मानो मुसलमानों को इस देश से निकाल देने पर इस देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अब वो बेचारे भी परेशान हैं, क्योंकि सारे भारत के साथ अंधर मुसलमान हैं और तेज़ी से ख़त्म होता रमज़ान है। और सीए एनआरसी का स्वागत कर रहे ये पोस्टर अब फट चुके हैं और इनके पीछे की दुकानें अब डिटेंशन सेंटर बन गई हैं, जिसमें ना बिके कपड़े और आमदनी दोनों लॉक हैं। घबराओ नहीं, मुसलमान अभी अमेज़न तक नहीं पहुंचा है, वो टिकटॉक में ही उलझ कर रह गया है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा वो इन्हीं दुकानों पर आएगा। जब तक भाई निकाल ना दे दूसरा भाई कहाँ जाएगा। लेकिन अनकरीब लाला बनियों को भी अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि रिलायंस जियो रिटेल मार्ट नाम से एक ऑनलाइन शॉपिंग की दूसरी आंधी भी आने वाली है, जो फेसबुक का डाटा यूज़ करेगी और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करेगी। किसी के सोचने से पहले ही उसकी स्क्रीन पर उसकी आदतों के मुताबिक प्रोडक्ट को हाजिर कर देगी। फेसबुक वालों ने भी क्या खूब सेंध लगाई है दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले मार्केट में। अब इंसान के सिर्फ सोचने की देर है और वो प्रोडक्ट फेसबुक पर फ्लैश होने लगेगा। वैसे ही जैसे यूट्यूब आपके वीडियोस के हिसाब रखकर आपका नया वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। क्या इसके बाद हिंदू मुस्लिम जनता छोड़ देगी? मुश्किल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर रिकॉर्ड बनना आसान है चाइनीज़ कंपनियों के मोबाइल बिकने का। 19 मिनट में 2,63,000 मोबाइल को फ्लैश सेल में बेचकर चाइनीज़ कंपनियों ने रिकॉर्ड कायम किया है। और ये मोबाइल 19 मिनट में लाखों बिक जाते हैं और गफ्फार मार्केट में लोग सिर्फ दाम पूछने आते हैं। कभी कभी जाते वक्त वो चार्जर ले जाते हैं, वरना अमेज़न पर तो चार्जर भी सस्ता है। क्या पता दिवाली ऑफर में वो फ्री है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमें रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा है बी वोकल अबाउट लोकल, यानी अमेज़न से नहीं रिलायंस के जियो मार्ट से खरीदो, चाइना से नहीं पतंजलि से खरीदो। क्या हिंदू मुस्लिम दिखाने वाले अर्नब शर्मा देवगन ये समझाएंगे कि पूछता है भारत एक और शॉपिंग वेबसाइट आने से हमारी बाज़ारों की आमदनी कितनी और बढ़ जाएगी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सबके लिए बनेगी या 1% के हाथों में सिमट कर रह जाएगी? वैसे तुम कहाँ इस फिक्र में डूबे हो कि तबलीगी जमात की वजह से शायद अब मुसलमानों से कोई सब्जी ना खरीदे? वैसे थोड़े दिन की बात है साहब, जब ऐप बनाकर पेट्रोलियम रिफाइनरी के मालिक सब्जियां भी बेचेंगे तो क्या भगवा क्या हरा, किसी भी ठेले से कुछ नहीं बिकेगा। और उस दिन जो भूख आज किसान और मजदूर झेल रहे हैं वो ये मिडिल क्लास का लाला बनिया भी झेलेगा। और अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजकर जो लोग इंजीनियर बना रहे हैं, इंजीनियर बनाने वाला ये मिडिल क्लास के बच्चों की नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। आज ब्लू कलर की कॉलर वाला मजदूर परेशान है साहब, कल वाइट कलर की कॉलर वाला मजदूर परेशान होगा। जैसा कि स्टीफन हॉकिंस और एलॉन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ये इंसानियत को ख़त्म कर देगा। आज शौक से लेबर लॉज को डाइल्यूट कर लो, लेकिन कोटा में पढ़ रहे बच्चों के लिए कह रहा हूँ, कल अमेज़न और गूगल का एल्गोरिदम तुम्हारे बच्चों की आमदनियों को डाइल्यूट करेगा। ज़रा सोचो, हमारा बच्चा कॉन्वेंट जाकर इंसान होते हुए रटना सीख रहा है, पर क्या वाह विकिपीडिया से अच्छा रट पाएगा? पर क्या वो विकिपीडिया से अच्छा रट पाएगा या सिर्री से और कॉर्टाना से अच्छा पढ़कर सुनाएगा? कल आपका भी टाइम आएगा। आज हमारा बच्चा भूखा है साहब, कल आपका भी टाइम आएगा। ठेकेदार के मातहत काम करने वालों का खून चूसोगे ना कर्मठ, ऐसी बद्दुआ लगेगी कि कोटा में पढ़ने के बाद भी तुम्हारे बच्चे की नौकरी सिर्फ गूगल को मिलेगी।
अगर शक है तो अमेज़न के 6 एकड़ में फैले गोडाउन को देख कर आओ, जहां 2000 रोबोट्स और सिर्फ 13 इंसान काम करते हैं। क्या ये वही FDI है जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा? क्या इसी FDI के बलबूते आने वाले ज़माने में भारत विश्व गुरु बनेगा? वैसे ठेकेदार मजदूरों का